संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित साथियों, नमस्कार। लंबे अरसे बाद आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ। आपका कुछ समय लूँगा, आपसे कई बातें करूँगा, आपको संजीवनी पीड़ित संघ SPS के बारे में कुछ बताऊँगा, आगे की रणनीति पे प्रकाश डालूँगा, अभी तक क्या हुआ वो भी संक्षेप में बताऊँगा। हम पीड़ितों में से कुछ जागरूक पीड़ितों ने आज से करीब 8 महीने पहले अक्टूबर 2019 में पीड़ितों का एक संगठन बनाने की नींव रखी और कुछ सदस्यों ने स्वविवेक से संगठन में कार्य करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। तत्पश्चात 18 नवंबर 2019 को पूर्व गठित कार्यकारिणी टीम की मीटिंग जयपुर में हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे निवेशकों की जो समिति बनी उसका नाम सर्वसम्मति से संजीवनी पीड़ित संघ यानी SPS रखा गया। नंबर 2, क्योंकि कार्यकारिणी के सभी सदस्य सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे थे, अतः उसमें संशोधन कर सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नंबर 3, उसी दिन संजीवनी पीड़ित संघ का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सहकारिता विभाग में सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत करवाने का निर्णय लिया, जिससे यह रजिस्टर्ड संस्था बन सके और संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाया गया। इसके अलावा मुख्य रूप से SPS का उद्देश्य तय किया गया, जो इस प्रकार था। SPS का मुख्य उद्देश्य संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के समस्त निवेशकों और पीड़ितों को उनका निवेश किया हुआ धन येन केन प्रकारेण वापस दिलवाना है। इस कार्य के लिए आवश्यक समस्त कार्यवाही SPS के अंतर्गत की जाएगी तथा SPS सिर्फ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस दौरान आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागों और कार्यालयों में SPS कार्यकारिणी के मेंबर अन्य पीड़ित साथियों के साथ जाकर मिलते रहे और उन्हें पीड़ितों का निवेशित धन वापस दिलवाने का आग्रह करते रहे। इसके साथ ही जांच एजेंसी SOG से लगातार संपर्क बनाए रखा और जांच की प्रगति और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 9 में से 5 लोग गिरफ्तार हुए जो संचालक मंडल के सदस्य थे। इसके साथ SPS टीम निरंतर राजनेताओं से मिलती रही, अपना दुखड़ा सुनाती रही, ज्ञापन देती रही। इस कड़ी में SPS टीम ने हर स्तर पर व्यक्तिगत व डाक द्वारा संपर्क किया, चाहे बात मुख्यमंत्री की, सहकारिता मंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, केंद्रीय मंत्री की और राज्य के अनेक मंत्री, विधायक, सांसद सभी को अपनी पीड़ा और व्यथा सुनाई, लिखकर भी दी। कुछ साथियों ने तो श्री ओम बिरला जी को उनकी हर कोटा विजिट में उनसे संपर्क किया, दिल्ली जाकर भी उनसे मिले और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया और सहयोग भी किया,
जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान देश में पहला वो राज्य बना जहां बैनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड सोसाइटीज एक्ट 2019 लागू हुआ। इस पूरे कार्य में बिरला जी का पूरा योगदान रहा और कोटा टीम के अथक प्रयास इसकी वजह बनी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री की हर जोधपुर विजिट में उनसे मुलाकात की गई, पीड़ा बताई गई और जन सुनवाई में भी उनके सामने जाकर ज्ञापन दिए गए और फूलों के गुच्छों के बीच उनको ज्ञापन भी सौंपे गए। आश्वासन उन्होंने भी दिए। प्रशासन के किसी अधिकारी को भी नहीं बाकी रखा। तमाम जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार आदि को हर जिला तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए और उनसे उचित कार्यवाही का आग्रह किया गया। साथियों, जैसे ही सहकारिता विभाग में एसपीएस का रजिस्ट्रेशन हुआ और 26 दिसंबर 2019 को विभाग से हमें प्रमाण पत्र जारी किया, जो कि जनवरी 2020 में हमें प्राप्त हुआ, एसपीएस की टीम ने अपनी कमर कस ली। अब एसपीएस एक रजिस्टर्ड संस्था बन चुका था। अब कार्य में गति लाने की आवश्यकता थी। पीड़ितों को निवेशित धन वापस दिलवाना हम सभी का संकल्प था। इसके लिए एसपीएस प्रतिबद्ध था। कार्यकारिणी की बैठक कर आगे की रणनीति और रूपरेखा बनाई गई। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2020 को मैं अपने कुछ साथियों के साथ सेंट्रल जेल जोधपुर में संजीवनी के सीएमडी विक्रम सिंह इंद्रोई से मिलने गया। करीब 45 मिनट तक उनके साथ बातचीत हुई। उन्हें एसपीएस के गठन और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। पीड़ित निवेशकों की दुर्दशा, आर्थिक स्थिति और घर परिवार की व्यथा भी उनको बताई तथा बातचीत में विक्रम सिंह ने निवेशकों की मूल राशि लौटाने की मंशा जाहिर की तथा इसके लिए पर्याप्त समय मांगा और एसपीएस से सहयोग की अपील की। हमने उनको भुगतान संबंधी पूरी योजना बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया तथा उसकी एक प्रति एसपीएस को देने को भी कहा। साथियों, पीड़ितों को धन वापस दिलाने की भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया और केस मुकदमे जैसी अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक धन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एसपीएस के समस्त सदस्यों से नाम मात्र का शुल्क 300 रुपए प्रति सदस्य निर्धारित किया गया और इसी कड़ी में दिनांक 12 फरवरी 2020 को जोधपुर में कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई और सदस्यता अभियान चालू किया गया और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों को इस अभियान से जोड़कर उन्हें रसीद बुकें और सदस्यता फार्म वितरित किए गए और कई जगह डाक व कोरियर से रसीद बुकें भेजी गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक पीड़ितों के इस संगठन एसपीएस के सदस्य बन सके। संगठन का सदस्यता अभियान के तहत सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, संगठन का आकार बढ़ रहा था। इसी दौरान 25 फरवरी 2020 को एसपीएस के संरक्षक श्री हरिमोहन जी बंसल एसओजी कार्यालय जाकर अनुसंधान अधिकारी से मिलकर संजीवनी के केस 32/2019 थाना एसओजी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। निम्न बातें चर्चा में सामने आई। पहली, कुल 9 नामजद आरोपियों में से सिर्फ 5 की गिरफ्तारी हो पाई है। बाकी 4 की गिरफ्तारी होने के बाद फाइनल चार्जशीट पेश की जाएगी, जिसके लिए एसओजी प्रयासरत है।
इसके साथ ही यह भी मालूम चला कि 28 फरवरी को संजीवनी के भूतपूर्व अध्यक्ष शैतान सिंह की जमानत अर्जी एडीजे 5 जयपुर न्यायालय में लगी हुई है और सुनवाई होनी है। इस संदर्भ में एसपीएस के अधिवक्ता एडवोकेट विनोद सिंह शेखावत के साथ बंसल जी ने केस की पैरवी की और कोर्ट ने शैतान सिंह की जमानत अर्जी खारिज की। यह एसपीएस की सफलता में एक नया अध्याय शामिल हुआ। सभी सदस्यों का इससे उत्साह बढ़ा और नए जोश के साथ सभी आगे की पूर्व निर्धारित रणनीति में लगे रहे और सदस्यता अभियान अपनी गति से चलता रहा। यह तय था कि होली के तुरंत बाद नई रसीद बुकें और सदस्यता फार्म छपकर आ जाएंगे और हम उनको भी उन सभी क्षेत्रों में भेज देंगे जहां अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा था। इसी दौरान दिनांक 14 मार्च को मैं अपने कुछ साथी सदस्यों के साथ सेंट्रल जेल जोधपुर जाकर संजीवनी सीएमडी विक्रम सिंह से पुनः मिलने पहुंचा। बातचीत हुई। उनको बोला कि संगठन को अभी तक भुगतान संबंधी आपका प्रपोजल नहीं मिला है, क्या हुआ? आपका कुछ विचार या मनसा बदल तो नहीं गई? शैतान सिंह की जमानत खारिज होने की वजह से अर्जी खारिज होने की वजह से उनके लहजे में संगठन के प्रति थोड़ी शिकायत का एहसास हुआ। तब उन्हें समझाया गया कि एसपीएस हजारों पीड़ितों और निवेशकों की आस्था और विश्वास पर खड़ा हुआ है और हमेशा अपने सदस्यों के हितों के लिए लड़ता रहेगा, चाहे लड़ाई कितनी ही लंबी हो। और उनका प्रपोजल भी नहीं मिला भुगतान वाला तो एसपीएस क्या करता? एसपीएस तो आगे भी यही प्रयास करेगा कि निवेशकों का धन वापस मिले। तब उन्होंने प्रपोजल जल्दी ही भिजवाने का आश्वासन दिया और मेरे मोबाइल नंबर भी लिए। साथियों, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक कोविड-19 एक महामारी के रूप में उभर कर सामने आया। विश्व का कोई कोना इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी संपूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ। सभी की मानसिक दशा प्रभावित हुई। एक तो पैसे डूबने का गम और ऊपर से लॉकडाउन की वजह से सभी के काम धंधे व्यापार आदि ठप हो गए। भारी आर्थिक संकट के बादल मंडरा गए। जीवन मरण का प्रश्न हमेशा दिमाग में रहने लग गया। कुल मिलाकर कोरोना ने कोढ़ की बीमारी में खाज का काम किया। पीड़ित तो वैसे ही त्रस्त थे, ऊपर से ये महामारी जिसने हमारी अच्छी भली यात्रा में से 3 महीने व्यर्थ कर दिए, सबको सुस्त कर दिया। नकारात्मक सोच जीवन का हिस्सा बन गई। एसपीएस की गतिविधियां भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सदस्यता अभियान में जमा हुआ पैसा भी सब बिखरा हुआ रह गया, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। संकट अभी भी बरकरार है। हालांकि 1 जून से लॉकडाउन कहने को तो खुल गया, लेकिन नाम मात्र का। बीमारी गई नहीं। रोजाना बहुत केस आ रहे हैं। आवागमन के साधन पूरी तरह चालू नहीं हो सके। कोर्ट कचहरी में भी सामान्य कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। बहुत इमरजेंसी और अर्जेंट मैटर के केसेस में कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रहा है। सामान्य गतिविधियां अभी कोर्टों में चालू नहीं हो पाई। जेलों में जो बंद संजीवनी के संचालक से मिलने की अनुमति जेल प्रशासन नहीं दे रहा है। अगर जो कोई भी अभी जेल में कैदी है उससे मिलना चाहे तो उससे मिलने की अनुमति जेल प्रशासन नहीं दे रहा है। सभी कुछ सामान्य होने में और एसपीएस की कार्यवाही
पूरे जोश और जुनून से चालू होने में अभी कुछ सप्ताह और लगेंगे, लेकिन आप सभी की आस्था और विश्वास ही हम लोगों की रीढ़ की हड्डी है, जो हर समय हमको सीधे मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। एसपीएस संजीवनी सोसाइटी के पूरे प्रकरण में कुशल नेतृत्व और पैनी दृष्टि रखे हुए हैं। जहां और जब किसी गतिविधि और कार्यवाही की जरूरत होगी, आप और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगकर पीड़ित निवेशकों का उनका धन वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सिर्फ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा ही कर पाएंगे। आप लोग एसपीएस में आस्था और विश्वास बनाए रखें और संगठन को संख्या बल प्रदान कर मजबूत बनाएं। साथियों, एसपीएस की आगे की रणनीति, ये तो अभी तक जो हमने बात की, ये एसपीएस के गठन से लेकर अभी तक जो कार्यवाही हुई या एसपीएस के जो प्रयास रहे, उन सभी बातों से आपको अवगत कराया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे की रणनीति पे। तो साथियों, एसपीएस के आगे की रणनीति इस प्रकार रहेगी, जिसमें समय व आवश्यकता के अनुसार कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से परिवर्तन किया जा सकता है। पहली बात, उम्मीद करते हैं कि 1 जुलाई तक एसपीएस अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लेगा, जिससे आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से अपना सदस्यता शुल्क जमा करवा पाएंगे और एसपीएस आपको रसीद और सदस्यता फार्म साधारण डाक से भिजवा सकेगा। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में अभी तक रसीद बुकें नहीं पहुंच पाई है और वहां संजीवनी निवेशक जिन क्षेत्रों में अभी तक रसीद बुक नहीं पहुंच पाई है और वहां संजीवनी निवेशक एसपीएस की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, वहां डाक द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में रसीद बुकें और सदस्यता फार्म भेज दिए जाएंगे। तीसरी बात, चूंकि कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों का इसी महीने अंतिम सप्ताह में जोधपुर आना तय है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो इसी सप्ताह में एसपीएस द्वारा अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तावित रिट धारा 226, 227 के अंतर्गत दायर करने की कार्रवाई शुरू की जाकर वकालतनामे पर सभी संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षर का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे हमारे अधिवक्ता जुलाई की शुरुआत में रिट तैयार कर हाईकोर्ट जोधपुर में दाखिल कर पाएंगे। इसके साथ ही यह भी प्रयास रहेगा कि संजीवनी सीएमडी विक्रम सिंह से सेंट्रल जेल जोधपुर में सभी की एक सामूहिक मुलाकात हो पाए, जिससे उसको पीड़ितों की व्यथा भी बताई जा सके और भुगतान संबंधी दबाव भी बनाया जा सके। नंबर 4, जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त में एसपीएस द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एक केविट याचिका लगानी प्रस्तावित है, जिससे संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा या उनके संचालकों द्वारा की गई हर कानूनी कार्यवाही की संगठन को कोर्ट द्वारा जानकारी मिल सके और एसपीएस उसके हिसाब से कार्यवाही कर सके। इसके अलावा जो 5 नामजद आरोपी गिरफ्तार हैं और वो अपनी जमानत की पूरी कोशिश करेंगे, पहले सेशन कोर्ट में फिर उच्च न्यायालय में, उनकी ऐसी हर कोशिश नाकाम करने का प्रयास एसपीएस करेगा।
और बनती कोशिश उनकी जमानत नहीं होने देगा। इन सभी कार्रवाई के लिए एसपीएस के अधिवक्ताओं का पैनल तैयार है तथा उन सभी से प्रारंभिक स्तर की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा जब जैसी परिस्थिति बनेगी, एसपीएस अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु और भुगतान जल्दी दिलाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा, क्योंकि एसपीएस का मूल मंत्र पीड़ितों को निवेशित धन वापस दिलवाना ही है और रहेगा जब तक भुगतान न मिल जाए। प्रणाम। अंत में एक ही बात, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।